हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस नियुक्ति पद। तो आज हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटी का घटना चक्र से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका चैनल हो गया, चैनल पे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के क्लासेस चल रहे हैं। तो सबसे पहले उसको डिस्कस करने से पहले एक बार हम लोग बीपीएससी एईडीओ को लेकर के कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे देखिए, बीपीएससी एईडीओ में आपका 200 नंबर का एग्जाम होने वाला है। 100 नंबर आपका मैथ्स और रीजनिंग से आने वाला है। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग से आने वाला है। और 100 नंबर जो बाकी होगा इससे आपका जीएस आने वाला है। जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इसमें। आपका हिस्ट्री में भी हो गया क्या, मेडिवल हो गया, एंशियंट हो गया या मॉडर्न हो गया। ठीक है, तो आपको अपना जो टाइम एलोकेट करना है इसी के रेफरेंस में देते हुए करना है कि जो जिससे जितना ज़्यादा मार्क्स आने के प्रोबेबिलिटी है उसमें आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। तो अभी क्या है, जैसे अगर हम पॉलिटी आज डिस्कस करेंगे तो पॉलिटी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको लक्ष्मीकांत से यहाँ पे डिस्कस कर दिए जाएंगे। और जो बाकी बचेगा उसको बूस्ट देने के लिए हम लोग पीवाईक्यू लेकर आ रहे हैं घटना चक्र से, ताकि आपका कोई भी टॉपिक और पार्ट जो है छूट ना पाए। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है, क्लासेस नहीं लगाए हैं और आप डायरेक्ट घटना चक्र से पीवाईक्यू लगा रहे हैं, तो एक बार आपका जो यहाँ क्लासेस है इसको जरूर देखें, आपको बूस्ट मिलेगा और तब आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने में भी मजा आएगा। ठीक है। और दूसरी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है, रीजनिंग आपका चल रहा है, मैथ्स के भी ऑलमोस्ट क्लासेस हो चुके हैं और साइंस की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो आप क्या अपने आप को प्रिपेयर कर लें और आप अपने टाइम को एलोकेट करके और इसको प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट अ लाइक बटन। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्ट्रेट अवे स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो इससे आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पॉलिटी में होता है कॉन्स्टिट्यूशन इन मेकिंग, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना चालू हुआ तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन पर्टिकुलर आपका बीपीएससी पूछता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हु गेव द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्टली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो किसने सबसे पहले ये आइडिया को पिच किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्वराज पार्टी ऑफ इंडिया इन 1934। तो स्वराज पार्टी ने 1934 में इस आइडिया को पुश किया। ठीक है, तो अब जैसे मान ली कि स्वराज पार्टी तो एक पार्टी के तौर पे किया, लेकिन एज ए इंडिविजुअल किसने किया था, तो एज ए इंडिविजुअल आपको एम एन रॉय ने किया था। एम एन रॉय ने किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एक क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इनको क्या बोला जाता है, पायोनियर बोला जाता है। पायोनियर किसको बोलते हैं, जो कोई भी आइडिया को पहली बार कंसीव करता है, पहली बार उस आइडिया को पुश करता है, तो उसको बोलते हैं कि पायनियर है किस चीज का, कॉन्स्टिट्यूशन इन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसके पायनियर कौन थे, एम एन रॉय थे। ठीक है, इन लोग जो डिमांड कर रहे थे अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए, वो किस बेसिस पे था, एडल्ट सफरेज के बेसिस पे था, कि जिसको जो है विदाउट एनी कंसिडरेशन कि आपके पास वेल्थ कितना है, आपके पास पैसे कितने हैं, आपके पास जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितने हैं, बिना इसके आप वोट दे सके। जैसे आज के डेट में आपके पास क्या है, एडल्ट सफरेज है, जहां पे आपको वोटिंग राइट मिला हुआ है कि अगर आप 18 साल के ऊपर हैं तो आप वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, स्वराज पार्टी ऑफ इंडिया हो गया, और एम एन रॉय ने क्या है, इंडिविजुअल पायनियर थी। तो ये दो चीजें मैं यहाँ पे बता दिया, दोनों पूछा जाता है। एडल्ट सफरेज के बेसिस पे इन लोग का मांग था, मिला तो उस पे नहीं था। ठीक है, मिला नहीं था उस समय एडल्ट सफरेज के बेसिस पे, बट दे डिमांडेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। इतना क्लैरिटी आपको बना के रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इन द बिगिनिंग प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द प्री इंडिपेंडेंस डेज। सबसे पहले किसने इस आइडिया को पिच किया था, तो अभी आपको मैंने बताया एम एन रॉय जी ने किया था। एम एन रॉय के कौन थी, एक लीडर थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उनकी, उनके लीडर थे, बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे। तो एम एन रॉय का नाम जो है जरूर से ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है द फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट वॉज अनाउंस्ड ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें होती है। यहाँ पे क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो एक आपको पूछा जाता है कि कब अनाउंस हुआ था और व्हेन डिड दे टेक
टेक द चार्ज, ये 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब अनाउंस आपको पूछा जाता है कि सबसे पहली बार अनाउंस कब हुआ था, तो 24 अगस्त 1946 को हुआ था। अगर आपको पूछेगा कि इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट जो है कब उन्होंने चार्ज लिया था, व्हेन डिड दे टेक द चार्ज, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा कि दे टुक द चार्ज, अगर आपको पूछ देता है इस टाइप से क्वेश्चन, तो आपको क्या बताना है, किस डेट को उन्होंने चार्ज लिया था, तो 2 सितंबर 1946 को। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको इससे आइडिया लगेगा। 2 सितंबर यहाँ पे हो जाएगा 1946। तो देखिए 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये दोनों डेटा को आपको ध्यान में रखना है। देखिए पीवाईक्यू करने का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप समझ पाए कहाँ से प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, और उन लाइन ऑफ जो आप कभी भी पढ़ाई करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बना था आपका, ये किस जो जैसे होता है ना कि कोई चीज एस्टेब्लिश हुआ तो कौन से आर्ट एक्ट के अंतर्गत हुआ था, कौन सा मिशन के अंतर्गत हुआ था, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिस्प मिशन 1942, कैबिनेट मिशन दिया हुआ है 1946, एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका आंसर क्या होगा, कैबिनेट मिशन होगा, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिया गया था। तो कैबिनेट मिशन, आप अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, अगर थोड़ा बहुत ऐसे आपको कराया जाएगा, तो जैसे कैबिनेट मिशन में क्या था, कैबिनेट मिशन में 3 लोग आए थे। कौन थे, मैं लिख देता हूं आपको समझने के लिए। तो एक तो पैट्रिक लॉरेंस आए थे, ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस हो गए, स्टैफर्ड क्रिप्स हो गए, स्टैफर्ड क्रिप्स हो गए, ठीक है, स्टैफर्ड क्रिप्स हो गए, और तीसरे जो थे एवी अलेक्जेंडर थे। तो 3 लोग आए थे। किस लिए आए थे, ए इसलिए आए थे कि ए जो जब ट्रांसफर ऑफ पावर जब हो रहा था, ब्रिटिश जो जब जा रहे थे, जब वो पावर को ट्रांसफर किया जा रहा था, तो ये लोग कैबिनेट मिशन के थ्रू उसका नेगोशिएशन कर रहे थे कि किस फॉर्म में आपको दिया जाएगा। तो जब आपको एक बार मैं बता दिया क्या कि कैबिनेट मिशन जो आया था उसी के अंतर्गत आपको मिला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसके मेंबर का मैंने नाम मेंशन कर दिया ताकि आप रिकॉल कर पाए। ये हालांकि ये हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे। आगे बढ़ते हैं, और नहीं तो ये आपको कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि थ्रू विच प्लान वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएटेड, अभी आपको बताया कैबिनेट मिशन के थ्रू हुआ था, ठीक है। इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो उसके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। तो जैसे अगेन, जैसे आपको इंटरिम गवर्नमेंट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे अगर आप अगर रिसेंटली न्यूज़ फॉलो किए होंगे तो आपको नेपाल में क्या हुआ, गवर्नमेंट चेंज हुआ। तो वहां पे क्या हुआ, जब गवर्नमेंट चेंज हुआ तो उसके बाद तो इलेक्शन तो नहीं हुआ, तो उसमें सुशीला कार्की को क्या बना दिया गया, इंटरिम गवर्नमेंट, बिना इलेक्शन हुए वहां पे उनको बना दिया गया प्राइम मिनिस्टर। तो उसी को बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। तो सेम में जब आपका आज़ादी मिला था उसके बाद इलेक्शन तो नहीं हुआ था, जब ब्रिटिशर्स जा रहे थे तो इंटरिम गवर्नमेंट बना था, ये आपका इंटरिम गवर्नमेंट बना था। तो इंटरिम गवर्नमेंट के जितने भी पोर्टफोलियो में इंपॉर्टेंट पोजीशन रहे हैं उसको कंप्लीट डिस्कस कराया गया है क्लास में, तो आप क्लास को जरूर देखें, ठीक है। ठीक है, अभी फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज, तो उसके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। प्रेसिडेंट आप बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट कौन था फिर, तो प्रेसिडेंट भी पूछा तो नहीं जाता है, बट आपको बता देता हूं यहाँ पे। तो प्रेसिडेंट उस समय कौन थे, कुछ समय के लिए तो आपके वेवेल थे। प्रेसिडेंट मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कौन थे, वेवेल थे, ठीक है। और दूसरे उसके बाद, उनके बाद आपको पता है कौन आया था, तो माउंट बेटन, ठीक है, माउंट बेटन, ठीक है। तो उसके बाद माउंट बेटन, तो इस पार्ट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बट ये आप जरूर से ध्यान में रखें कि वाइस प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो आपका इंटरिम गवर्नमेंट का था उसके कौन थे, आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू इन रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसके रेफरेंस में कौन सा करेक्ट है। असेंबली वाज बेस्ड ऑन द एडल्ट सफरेज, बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि इन्होंने डिमांड किया था, ठीक है, इन्होंने डिमांड किया था कि हम लोग को जो मिलना चाहिए वो एडल्ट सफरेज पे मिलना चाहिए, बट मिला था, बिल्कुल नहीं मिला था।
आगे बढ़ते हैं। द असेंबली वाज द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, इलेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो एक जो एडल्ट सफरेज मिला भी था तो क्या था, एक माइनर बेसिस पे मिला था, ठीक है। जैसे कि आपको आपको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मिला था कि आपके पास इतना वेल्थ होना चाहिए, आप इतना टैक्स पे करते होने चाहिए। तो देयर वाज ए वेरी स्ट्रिक्ट जो है एक आपको क्राइटेरिया बनाया गया था, ठीक है। तो ये दोनों तो नहीं होंगे। असेंबली वाज मल्टी पार्टी बॉडी, बिल्कुल मल्टी पार्टी बॉडी था, ठीक है। अब जैसे उसके बाद आगे बढ़ते हैं, असेंबली वर्कड थ्रू द वेरियस कमेटी, बिल्कुल असेंबली में जो है ना बहुत सारी कमेटियां बनाई गई थी, ठीक है। तो अगर मैं कुछ कमेटियां का नाम आपको यहाँ पे बता दूं, तो जैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये पूछा जाता है। जैसे यूनियन कमेटी बना था, उसके कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। तो यूनियन हो गया या स्टेट को लेकर के था कमेटी जो बना था, उसके कौन थे, जेएल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी के कौन थे, स्टीयरिंग कमेटी के बिहार के थे, स्टीयरिंग कमेटी के कौन थे, आपके राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो मैं ये भी लिख देता हूं यहाँ पे, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद है आपके पास माइनॉरिटी, माइनॉरिटी का कौन था, एच सी मुखर्जी थे, माइनॉरिटी का एच सी मुखर्जी थे। ये मैं दो तीन आपको एग्जाम्पल बता दिया कि आप समझ पाए, ठीक है। मुखर्जी, तो ये आपका माइनॉरिटी का एच सी मुखर्जी थे। और एक और फंडामेंटल राइट को लेकर के जो सब कमेटी बनी थी, उसके जो सब कमेटी के हेड कौन थे, सब कमेटी के हेड कौन थे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, सब कमेटी जो एफआर पे था, इसके थे जेबी कृपलानी, ठीक है, जेबी कृपलानी, कृपलानी। ये बाद में कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने और पटना में प्रोफेसर भी रहे थे, ठीक है। तो ही वॉज ए वेरी प्रोमिनेंट पर्सन ऑफ द जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय, फंडामेंटल राइट के सब कमेटी को ये चेयर कर रहे थे, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन से पार्ट सही हैं। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ रहा है कि पार्ट 3 और पार्ट 4 सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा पार्ट 3 एंड पार्ट 4। और बाकी उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और ये सब आपको क्लास में ऑलरेडी बताया जा चुका है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्लास का एक हमने आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिया है कि ये चीज़ों को क्लास में हम लोग टेबल के माध्यम से डिस्कस करते हैं, एक एक पार्ट को कंप्लीट डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा एंड यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर, राइट। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is incorrect statement about the constituent assembly? तो constituent assembly के लिए कौन सा statement जो है incorrect है? It worked with the help of large number of committee and the most of the important among them being the drafting committee. तो drafting committee सबसे important था, बिल्कुल सही बात है। और ये बहुत सारी कमेटियां जैसे अभी पीछे हम लोग ने डिस्कस किया, राइट। तो अगर मैं यहाँ बात करूं तो सब कमेटी तो डिस्कस कर चुके हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, आपको ध्यान में होना चाहिए, बी आर अम्बेडकर, मैं यहाँ लिख देता हूँ अम्बेडकर, राइट। माइनॉरिटी कमेटी लाइक क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड पारसी वर एडिक्वेटली, पर्याप्त रूप में उनका रिप्रेजेंटेशन मिला था। ये भी जो स्टेटमेंट है क्या है, करेक्ट है। हम लोग को बताना क्या है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट वॉज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये तो बिल्कुल ही नहीं हुआ था, ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यही आंसर होना चाहिए क्योंकि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे नहीं था। नेक्स्ट ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, हालांकि मेरा आंसर निकल गया फिर भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्या होता है आप जब ऑप्शन पढ़ के रखते हैं तो हो सकता है कि अगला क्वेश्चन जो ही आपको ऑप्शन से निकल करके आ जाए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इट्स इलेक्टोरल प्रोसेस वाज बेस्ड ऑन द 6th शेड्यूल ऑफ द एक्ट ऑफ 1935 which allowed for the restricted franchisee based on tax, property and educational qualification। तो जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसके जो 6th शेड्यूल थे उसके बेसिस पे इनको मिला था, ठीक है। तो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी तो नहीं था, लेकिन किस बेस पे था, टैक्स, प्रॉपर्टी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे वो वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये भी ऑप्शन करेक्ट है। आपको पूछ रहा था कौन सा इनकरेक्ट है, तो आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि द फर्स्ट डे सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चेयर बाई, जब पहला सेशन जब हुआ था तो उसको चेयर कौन किया था, ठीक है।
तो पहला सेशन चेयर किसने किया था? तो इसने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। देखिए, अगर आप पार्लियामेंट के इलेक्शन को फॉलो करते हैं, जब पार्लियामेंट में इलेक्शन होता है उसके बाद अगर स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ होता है तो सबसे पहले जो पार्लियामेंट जो एमपी चुन करके जाते हैं उनमें जो सबसे उम्र के ज़्यादा होते हैं उनको स्पीकर बनाया जाता है। एक फ्रेंच प्रैक्टिस है। उसी फ्रेंच प्रैक्टिस के तहत पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया दिया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को का चेयरमैन बनाया गया, आपको चेयर करने के लिए चेयरमैन बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर से बना गया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? परमानेंट मेंबर नहीं थे, टेम्पोररी थे। तो ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद कौन आ गए थे? राजेंद्र प्रसाद आ गए थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो किस आपको एक डेट में पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था वो कब आपका चेयरमैन बना दिया था राजेंद्र प्रसाद को? तो राजेंद्र प्रसाद जो है दिसंबर 1946 में उनको बना दिया गया था। ठीक है, तो क्योंकि राजेंद्र प्रसाद बिहार के हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके जो एक एक पार्ट को आपको ध्यान में रखना है। जैसे राजेंद्र प्रसाद को बारे में ध्यान रखना है, और भी जितने बिहार के प्रोमिनेंट लीडर हैं जैसे जो अभी न्यूज में रहे हैं तो उनका भी आपको स्पेसिफिकली ध्यान में रखना है, जैसे कर्पूरी ठाकुर हो गए। ठीक है, आपको जो भी इंपॉर्टेंट है, अनुग्रह नारायण हो गए, तो उनके बारे में आपको ध्यान रखना ही है। तो ये और आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने से इन चीजों का आइडिया लगता है। आगे बढ़ते हैं। ये बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर ट्रू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, पूछ रहा है। तो देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन तो बिल्कुल सही है। पहला मीटिंग जो हुआ था कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। एक और मीटिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 13 दिसंबर को हुआ था, वो भी मैं लिखवा देता हूँ। 13 दिसंबर को जो थर्ड मीटिंग हुई थी, ठीक है, 1946 को, इसी समय जो जवाहरलाल नेहरू जी ने आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेकर आए थे। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो आगे चल के आपका पार्लियामेंट, सॉरी, आप आगे चल के आपका जो क्या बोलते हैं, सॉरी, प्रीएम्बल का पार्ट बनता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे चल के जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था ये प्रीएम्बल का पार्ट बनता है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आया था? 13 दिसंबर को आया था। कहीं पे और एग्जाम में एक पूछा हुआ है कि ये कौन सी मीटिंग थी, तो ये थर्ड मीटिंग थी। आप ध्यान में रख सकते हैं, मैंने कहीं देखा था थर्ड मीटिंग में कोई कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, इट इज द फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट वॉज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा तो परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं थे, वो क्या थे? टेम्पररी प्रेसिडेंट है। परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मुस्लिम लीग बाइकॉटेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बिल्कुल सही बात है। तो आपका स्टेटमेंट 1 एंड 3 करेक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन बी यहां से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? तो अभी आपको बताया कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, आपको थर्ड मीटिंग भी बता दिया। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे आपको नोट डाउन कराता जाऊंगा। द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय, जो पहला ड्राफ्ट था आपका कॉन्स्टिट्यूशन का किसने बनाया था? बी एन रॉय ने बनाया था। बी एन राव के बारे में आप जान लीजिए कि बी एन राव एक लीगल लुमिनरी थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर पे किसको एडवाइज करते थे? आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को एडवाइज करते थे। ये बहुत ही अलग अलग कंट्री से इन्होंने अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने स्टडी किया था। उसके बाद इनको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही एक्सटेंसिव नॉलेज था, तो इसलिए इनको एडवाइजर बनाया गया था। तो सर वी एन राव वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, तो आप ये तो आपको पता ही होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये क्या हो गया था? फोर्स में आ गया था। ठीक है, बी आर अम्बेडकर वाज इलेक्टेड एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक कहाँ से इलेक्ट हुए थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहाँ से थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, क्योंकि वो उनका जो जन्म स्थान कहाँ था? आपका बॉम्बे में ही था।
एक और चीज आपको बता देता हूं, आपका 71st बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि रिपब्लिकन पार्टी किसका था। रिपब्लिकन पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी किसका था। रिपब्लिकन पार्टी आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का था। बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर। तो ये सब ध्यान में रखना है, छोटे छोटे जो पार्ट है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हाउ मेनी वुमेन मेंबर वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि वुमेन से रिलेटेड, क्योंकि बिहार में वुमेन को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा कुछ न कुछ न्यूज में रहता है, तो आपको हो सकता है क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसे ही लिंक करके पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आपको कितने मेंबर थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, कितने वुमेन मेंबर थे, टोटल 15 मेंबर थे, ठीक है। अगर आपको एक और चीज, अगर करंट अफेयर आपने देखा होगा, तो जैसे यहाँ पे नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वंदन अधिनियम, वंदन अधिनियम, अधिनियम। देखिए, आपको क्या करना है कि जब कभी भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो आपको क्या करना है कि हर चीज़ को लिंक करना है एक दूसरे से, उससे क्या होता है याद करने में आसानी होती है। अब जैसे वुमेन के बारे में पढ़ रहे थे, तो क्या करना है आपको, वुमेन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको ट्राई करना है रिकॉल करने का, तो उससे क्या होगा आपका मेमोरी में चीज़ें चली जाएंगी, परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा था, आपका 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया था, जहाँ पे 1/3 सीट जो होगा पार्लियामेंट में किसके लिए रिजर्व रहेगा, वुमेन के लिए होगा, ठीक है। तो इन चीजों का भी ध्यान देते हैं, तो ऐसे आपको रिवाइज करना है। When did नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कब किए थे, 13 दिसंबर 1946 को। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि थर्ड मीटिंग था, तो पहला कब हुआ था, 9 दिसंबर को 1946 को हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। Which of the following say that the constitution, like a machine, is a lifeless thing? It requires a life because of the men who control it. And India needs today nothing more than a set of honest men who will have the interest in the country before them. ठीक है। एक स्टेटमेंट दिया गया था कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये एक मशीन की तरह है, इसमें कोई जान नहीं है, ये लाइफलेस थिंग है। इसको जो चलाने वाले लोग हैं वो अगर अच्छे होंगे, तो तब उस जो कॉन्स्टिट्यूशन में है जहाँ क्या मिलता है, उसका आपको लाइफ मिलता है। इस चीज को मेंशन किया था। मशीन का एनोलॉजी किसने दिया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था, ठीक है। इस टाइप के स्टेटमेंट अगर पैराफ्रेज करके बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं इस टाइप का सेम लाइन ऑफ आर्गुमेंट पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी दिया है, बट यहाँ पे मशीन का एग्जाम्पल देते हुए किन्होंने बोला था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपको जरूर से ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया। तो ये चीज जो एक क्रिटिसिज्म के तौर पे देखा जाता है, किसने बोला था, ऑस्टिन ने बोला था। ये क्यों बोला था, ये एक बेसिकली क्रिटिसिज्म ये था कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत ही डाइवर्सिफाइड लोग नहीं थे, उसमें केवल और केवल कांग्रेस का रोल था। तो ये एक ऑस्टिन जो थे, इन्होंने क्रिटिसाइज किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, अच्छाई भी ध्यान में रखना है, और जो क्रिटिसिज्म होता है वो भी ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो आपको जो जिस टाइप का प्रॉब्लम कराया जा रहा है, ये आपको एईडीओ में पूछे जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है इन टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Who among the following was the chairman of the Union Constituent Committee of the Constituent Assembly? आपको जो मैं प्रीवियस क्वेश्चन बता रहा था वहीं पे बताया हूँ, कौन था, जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हो गया, स्टेट हो गया, तो ये दोनों के कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर द बी आर अम्बेडकर हैड हाउ मेनी अदर मेंबर, कितने मेंबर अदर मेंबर थे, ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उनके साथ और अदर मेंबर कितने थे, तो अदर मेंबर यहाँ पे टोटल 6 थे। आपको कंप्लीट नेम मेंशन किया हुआ है, और भी डिफरेंट डिफरेंट डिटेलिंग आपका क्लासेस में डिस्कस करा दिए जा चुके हैं। तो आप जरूर से पॉलिटी का क्लास देखें, तो आपको अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। आगे बढ़ते हैं। देयर वर ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ओरिजिनली अगर बात करें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे, तो मैं तीनों चीज मेंशन कर देता हूं। आपके पास आर्टिकल कितने थे, 395 थे। शेड्यूल आपके पास कितने थे, मैं शेड्यूल भी लिख देता हूं, शेड्यूल आपके पास 8 थे। और आपके पार्ट कितने थे, पार्ट थे आपको 22,
ठीक है, ये तीनों पार्ट आपको ध्यान में रखना है कि क्या आर्टिकल कितने थे, शेड्यूल कितने थे और पार्ट कितने थे। अब आप क्वेश्चन को पढ़े, हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओरिजिनली जब आपका देश आजाद हुआ था उस टाइम का पूछ रहा है, 395। आज तो बढ़ के बहुत ही बढ़ते ही जाते हैं ना, तो ये बढ़ गए हैं। टोटल नंबर ऑफ द आर्टिकल शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैलकुलेटिंग द नंबरिंग वाइज। ठीक है, आपको इनिशियली कितना था, तो 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल था, ये आपको बता दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ मैच द फॉलोइंग करना है। यहाँ पे दिया दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट हो गया, सिटीजनशिप हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, एंड सेटिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल है सबसे पहले उसको चूज करना है और उसको देखना है कि आपको मैच हो रहा है कि नहीं। तो जब जब भी आपको मैच द फॉलोइंग मिलता है तो आप कोई भी आप एक भी आंसर कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन निकल जाता है। तो देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट आपको मैं बता चुका हूँ, फंडामेंटल राइट किसमें है, कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है, पार्ट थर्ड का पार्ट है। तो जो आपका फंडामेंटल राइट है पार्ट थर्ड का पार्ट है। ठीक है, तो इसको पार्ट थर्ड से मैच करा देते हैं। तो सी का क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो सी का 4 देखिए एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन ए है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट ए बोल सकते हैं। बट फिलहाल अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो जितने भी चीज़ दिए हुए उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि दूसरा क्वेश्चन अगर ऑप्शन से निकलता है तो आप कर पाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, आपको जो न्यू स्टेट बनता है कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 3 में मेंशन है, आपको ध्यान में रखना है। सिटीजनशिप के लिए कौन सा है, सिटीजनशिप आपको पार्ट 2 में मेंशन है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है उसमें आपका सिटीजनशिप मेंशन है। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि सेटिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाने के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 323A। ये पार्ट आपको ध्यान में देना है, ये आप नया पढ़ रहे होंगे, बहुत लोग को याद नहीं होता है। तो सेटिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए कौन सा आर्टिकल हो गया, आर्टिकल 323A। हो सकता है कि ये आपको ऑप्शन में दे दे, क्वेश्चन बना दे, यहीं से एक क्वेश्चन बना दे कि सेटिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए कौन सा आर्टिकल होता है, तो आप क्या बोलेंगे, आर्टिकल 323 है। ठीक है, तो ये मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्टिकल 14, आर्टिकल 36, आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 368 दिया हुआ है और आपको मैच करना है आपका लिस्ट 2 से। अब आप बताइए कि आर्टिकल 14 ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, कौन सा है, राइट टू इक्वालिटी, तो ये ऑप्शन 3 से मैच कर रहा है, तो ए का ऑप्शन 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक ऑप्शन अगर आप कर पाते हैं तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। तो आर्टिकल 14 क्या हो गया, राइट टू इक्वालिटी। बाकी सब डिस्कस कर लेते हैं ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन निकले तो आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल 12 से 35 मैंने क्या बताया था, फंडामेंटल राइट है। और 36 से क्या स्टार्ट हो जाता है आपका, 36 से 51 आपका डीपीएसपी हो जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये मैंने कर दिया। आर्टिकल 30 और 366 में क्या दिया हुआ है, अमेंडमेंट ऑफ प्रोसीजर दिया हुआ है, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। आर्टिकल 74 में आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दिया हुआ है। तो ये चारों पार्ट डिस्कस कर दिया, इसको ध्यान में रखना है। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं, 12 शेड्यूल हैं। शेड्यूल एक एक डिस्कशन क्लास में करा दिया जा चुका है, तो जरूर इसको भी आप ध्यान से, अब क्योंकि शेड्यूल से स्पेशली इन पर्टिकुलर आपका शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में बहुत बच्चे को कंफ्यूजन रहता है, तो इसलिए आपको डिस्कशन कंप्लीट कराया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंश्राइंड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो थर्ड शेड्यूल में क्या है, तो अगर मैं डिस्कस करूं तो मैंने एक बताया था आपको याद रखने के लिए, टीयर ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर ऑफ ओल्ड पीएम, ओल्ड पीएम, ये मैंने बताया था। तो अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो इसको लिख लेना है। तीसरा शेड्यूल का बात कर रहा है, तो तीसरा शेड्यूल में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ए से क्या आपको को याद किया था, ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है, ओथ एंड अफर्मेशन, अफर्मेशन, ठीक है। अब इसको मैच कर रहा है, फ्रॉम द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन जो होते हैं जो ओथ लेंगे वो किस में मेंशन है, आपका थर्ड शेड्यूल में मेंशन है, सही बात है। फ्रॉम द ओथ मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो ओथ लेते हैं वो भी आपका शेड्यूल थर्ड में है। फ्रॉम द ओथ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल से नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए अलग से एक आर्टिकल है उसमें मेंशन है। वो कौन सा आर्टिकल है, तो वो आपका आर्टिकल 16 है। ठीक है, आर्टिकल 16 है।
आर्टिकल 60, सॉरी 16 नहीं, आर्टिकल 60 है। आर्टिकल 60 में आपका प्रेसिडेंट का ओथ एंड अफर्मेशन दिया हुआ है। प्रेसिडेंट का ओथ एंड अफर्मेशन दिया हुआ है। एंड अफर्मेशन, एक क्वेश्चन पूछने का मकसद ही यही था कि आपको ये चीज, बहुत बच्चे को लगता है कि शेड्यूल में ओथ एंड अफर्मेशन है तो सबका सब होगा, लेकिन थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। फ्रॉम द ओथ मेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही बात है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4, तो आपका ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। To the given constitution protection, a state land reform law have been included in। देखिए, लैंड रिफॉर्म जो आपका एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, ये किस में है, 9th शेड्यूल में मेंशन किया गया है। जो आपका पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ये मैं लिख देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किनके द्वारा लाया गया था, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था 1951 में। इसमें क्या था, लैंड रिफॉर्म था। लैंड रिफॉर्म, इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया था, कुछ जो आपके लैंड रिफॉर्म हुए थे उन चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपको इसका डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं बता दिया हूँ, इसको आपको ध्यान में रखना है। 9th शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। 8th शेड्यूल आपको पता ही होगा क्या होता है। 8th शेड्यूल लैंग्वेज से रिलेटेड है, मैं डिस्कस कर देता हूँ, ये भी लैंग्वेज हो गया। 10th शेड्यूल क्या हो गया, एंटी डिफेक्शन हो गया, एंटी डिफेक्शन हो गया। और 7th शेड्यूल में आपका क्या होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट दिया हुआ है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिया हुआ है कुछ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, इधर रिफॉर्म कुछ दिए हुए हैं जो जो मैच करता है। तो जैसे अगर मैं बोलूं, अभी आपको मैंने क्या बताया कि 9th शेड्यूल क्या होता है, लैंड रिफॉर्म हो गया। 4th शेड्यूल क्या है, 4th शेड्यूल आपको देख लीजिए, टीयर ऑफ होल्ड पीएम। तो जो आर से क्या आपको ने राज्यसभा याद किया था, राज्यसभा क्या होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट हो गया। तो 4th जो आपका शेड्यूल है, काउंसिल ऑफ स्टेट से डील करता है। 8th शेड्यूल आपका लैंग्वेज से डील करता है। और आपका 6th शेड्यूल जो होता है, ये किस चीज़ के लिए है, ट्राइबल एरिया के लिए है। तो इसमें क्या होता है, ट्राइबल एरिया में प्रोटेक्शन कुछ दिया जाता है उनके डाइवर्सिटी को बचाने के लिए। ये कंप्लीट डिस्कशन ये भी हो चुका है, तो ये आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैच दी लिस्ट, आपको 2 लिस्ट दिया हुआ है, इसमें मैच करना है। फिर सेम क्वेश्चन है। 8th शेड्यूल आपका लैंग्वेज हो गया, एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल हो गया। एंटी डिफेक्शन देख लीजिए, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, जो पार्टियां में लोग इधर उधर बदलते हैं, अपना पार्टी स्विच करते हैं, वो किस में मेंशन होता है, ये आपका 10th शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। कि जो पार्टी, जैसे कोई एक पार्टी में है, दूसरे पार्टी में वो लोग टूट करके चले जाते हैं, तो उस चीज को, डिफेक्शन को बचाने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आया गया था। 9th शेड्यूल आपका किस चीज के लिए है, लैंड के लिए है। डिस्ट्रिब सॉरी 7th शेड्यूल हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, ऑब्लिगेशन ऑफ सर्टेन एक्ट, कि जो कुछ आर्टिकल जो है आपको जो 9th शेड्यूल में डाल दिए जाते हैं, जिससे उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलता है, तो ये आपका हो गया वेलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ए का 3 हो गया, ए का 3 हो गया, और बी का 1 हो गया, ए का 3, बी का 1 और सी का 4। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इन्हीं टाइप से इस टाइप को प्रॉब्लम को करना है। आगे बढ़ते हैं। यूनियन लिस्ट में कितने एंट्रीज हैं, तो यूनियन लिस्ट में टोटल, देखिए ये क्वेश्चन तो पुराना है, तो यूनियन लिस्ट में टोटल 97 एंट्रीज हैं, ठीक है। स्टेट लिस्ट में टोटल कितने हैं, 66 हैं, और कंकरेंट लिस्ट में कितने हैं, 47 हैं। बट ये चीज़ें तो बदलते रहती हैं, तो यूनियन लिस्ट में अभी कितने हैं, 98 है। मैं लिख देता हूँ, आप ध्यान में रखिएगा। स्टेट लिस्ट में अभी टोटल कितने हैं, स्टेट लिस्ट में आपके पास टोटल अभी 59 है। और कंकरेंट लिस्ट में अभी कितने हैं आपके पास, 52 हैं। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। अभी फिलहाल आपको ऑप्शन से मैच कर लें, जो भी आंसर मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ए का आपको क्या होगा, मैच दी फॉलोइंग, फर्स्ट का ए होगा, फर्स्ट का ए होगा, 2 का सी होगा, 2 का सी होगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं आपको आंसर करते समय इन बिंदुओं को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, इसमें से पूछ रहा है कि कौन जो है वो सब्जेक्ट है कंकरेंट लिस्ट का, ठीक है। पुलिस तो क्या है, एक स्टेट सब्जेक्ट है, ये ऑलरेडी आपको पता होगा कि जितने भी आप अगर स्टेट में जाइएगा, सबके अपने अपने पुलिस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्टेट सब्जेक्ट है। रेडियो एंड टेलीविजन क्या होता है, यूनियन सब्जेक्ट है। फॉरेन अफेयर ऑफ कोर्स ये कौन सा होगा, यूनियन होगा।
तो जो जितने भी आपके आईपीसी में क्रिमिनल मैटर रिलेटेड होते हैं, ये किस में आते हैं? कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 10th शेड्यूल रिलेट टू, जो आपका 10वां शेड्यूल है उसमें किस चीज से रिलेटेड है? तो एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ये भी बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। आगे बढ़ते हैं। मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन आर एन एंट्री इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये किस लिस्ट में आते हैं? तो ये आपको बताना है। तो जो मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, एडॉप्शन हो गया, ये आपको कंकरेंट लिस्ट है, लिस्ट थर्ड में आते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। लैंड रिफॉर्म कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ, तो लैंड रिफॉर्म कौन से सब्जेक्ट में आते हैं? आपके स्टेट लिस्ट में आते हैं। लैंड रिफॉर्म आपको बता दिया हूं ऑलरेडी। ये आपका 9th शेड्यूल से रिलेटेड जो बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे, इस जो जो भी लैंड रिफॉर्म हुआ था उसको 9th शेड्यूल में डाला गया था। तो ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आई होप सबको यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन ऑफ द 5th एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड। तो 5th और 6th शेड्यूल में किन चीजों से रिलेटेड है? प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। डिटरमाइन द बाउंड्री बिटवीन द स्टेट, बिल्कुल नहीं। डिटरमाइन द पावर ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर पंचायत, बिल्कुल नहीं। और प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द बॉर्डर, बिल्कुल नहीं। तो आपको 5th एंड 6th शेड्यूल किस चीज से डील करते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल जब हम लोग डिस्कस किए थे वहां पे मैंने एक चीज बताया था आपको, क्या? एटीएम स्क्वायर। 6th शेड्यूल में एटीएम स्क्वायर आते हैं। अब एटीएम स्क्वायर है तो इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक तो आपका आसाम आता है, आसाम हो गया। टी से आपका त्रिपुरा हो गया, और एम से आपका हो गया मिजोरम, और एक और क्या हो गया? मेघालय हो गया। तो ये मिजोरम हो गए और मेघालय हो गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आपका ऑप्शन डी मैच कर रहा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो आपको ध्यान में रखना है 6th शेड्यूल में कहोगे एटीएम स्क्वायर। एटीएम स्क्वायर मतलब आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मणिपुर नहीं होता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन में आपको कभी कभी मणिपुर भी दे देगा और आप कंफ्यूज हुए पड़े रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 11th शेड्यूल में किस चीज का मेंशन है? 11th शेड्यूल में आपका पंचायती राज का मेंशन है। ठीक है, 11th शेड्यूल में आपका पंचायती राज मेंशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेंटर स्टेट रिलेशन, रिमूवल ऑफ, ये तो है ही नहीं। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन किस चीज में मेंशन है? 7th शेड्यूल में मेंशन है, तो ध्यान में रखना है। हाउ मेनी आइटम आर देयर इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए पंचायती राज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन पर्टिकुलर बिहार रिलेटेड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको लिस्ट भी ध्यान में रखना है 11th शेड्यूल का। हाउ मेनी आइटम, उसमें कितने आइटम है? तो टोटल 29 आइटम है। ठीक है, तो 2019 यूपीपीएससी में भी पूछ चुका है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। What was the exact constitutional status of the Indian Republic on 26 जनवरी 1950 when the constitution came into the force। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? उसका जो नेचर था वो कैसे डिफाइन था? एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था? तो सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक था। क्या था? सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक था। देखिए आपको जो सेकुलर और इंटीग्रिटी जो वर्ड है ये आपको बाद में ऐड किए गए हैं। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये आपका क्वेश्चन आएगा, वहां पे डिस्कस कर लेंगे। तो 3 वर्ड बाद में ऐड किए गए हैं। कब ऐड किए गए हैं? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब 1976 में हो रहा था, इंदिरा गांधी के टाइम हुआ था, तब हुए हैं। तो आपको इन बिंदु को ध्यान में रखना है। तो कि किस चीज यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस ऑर्डर में आपका प्रीएम्बल में ये जो मेंशन है, तो आपको आंसर करना है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ये जब जब 1976 के बाद की बात है कि जब सेकुलर और आपका सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी वगैरह जब ऐड कर दिया गया, तो किस ऑर्डर में था? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए मैंने यहाँ पे आपको प्रीएम्बल डाल दिया है, तो आप एक बार देख लें।
देख लीजिए क्या दिया हुआ है, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक टू सिक्योर ऑल द सिटीजन। ये भी क्या होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स कहाँ से लेता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हम भारत के लोग हैं वही डिसाइड करेंगे भारत का फेट, नो बडी एल्स अदर देन इंडियन विल डिसाइड द फेट। तो इन चीजों का ध्यान में रखना है। एक और चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको एक और क्वेश्चन पूछता है कि जस्टिस कितने तरह के होंगे, सोशल होंगे, इकोनॉमिक होंगे और पॉलिटिकल होंगे। जैसे मैं बोलूँ पॉलिटिकल में कौन से होते हैं, फंडामेंटल राइट आपको जितने भी हैं ये क्या होते हैं, पॉलिटिकल राइट हो गए आपके। सोशल और इकोनॉमिक राइट आपको इन जनरल आपको डीपीएसपी से रिलेटेड होता है, मैं जब जस्ट आपको रिवाइज करने के लिए ये चीजें बता दिया। ठीक है, तो जस्टिस जस्टिस अगर पूछेगा कि कितने तरह के होते हैं, तो जस्टिस तीन तरह के मेंशन है प्रियम्बल में, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। लिबर्टी कितने तरह के हो गए, तो देख लीजिए, लिबर्टी ऑफ थॉट हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, बिलीफ हो गया, फेथ हो गया, वर्शिप हो गया। तो कितने हो गए, काउंट कर लीजिए, पांच हो गए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। इक्वालिटी कितने तरह का मेंशन है, तो इक्वालिटी आपको दो तरह का मेंशन है। ठीक है, ये हो गया और एक दूसरा पार्ट हो गया। तो ऐसे ही चीजों को ध्यान में रखना। फैटर्निटी का कितना हो गया, वन हो गया। देखिए, इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली 26 डे नवंबर 1949 हेयर बाई अडॉप्ट एंड इनेक्ट द गिव द आवर सेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है कब अडेप्ट कर लिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को आपको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं ये भी आपको ध्यान में करा देता हूँ। 26 नवंबर 1949 को आपका क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था। फोर्स कब में आया, तो 26 जनवरी 1950 को आया था। तो आपको ध्यान में रखना है। ऑर्डर आपको बता दिया मैंने क्या होता है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ द जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी इन द ऑर्डर हैव बीन मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस, कितने टाइप के जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी इन दैट ऑर्डर हैव बीन मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जस्टिस कितने तरह के हैं, तीन तरह के। कौन कौन से, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो इसका आंसर क्या होगा, जस्टिस का 3 होना चाहिए। अगर आपको जस्टिस का भी पता था तो आप आंसर कर सकते हैं। लिबर्टी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, यहाँ पे 5 थे। इक्वालिटी 2 तरह के हैं और फैटर्निटी आपका 1 तरह का मेंशन है। ठीक है, आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। इन विच फॉर्म इन द इंडिया डिक्लेयर्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से फॉर्म में आपको मेंशन है यहाँ पे, तो आप अभी आपने पढ़ा क्या था, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। आपका ऑप्शन सी हो गया, बीपीएससी पूछ चुका है ऑलरेडी। एक्सप्रेशन सोशलिस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय व्हिच अमेंडमेंट। आपको पता होगा कि 42nd अमेंडमेंट था, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा अमेंडमेंट हुए थे 1976 में, इंदिरा गांधी के टाइम में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड आपको कब ऐड किया गया था, 42nd अमेंडमेंट में। मैं यहां लिख देता हूं, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सेकुलर, सेकुलर और आपका एक हो गया इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। तो इसका आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं ये 3 चीजें मेंशन कर दिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 74 अमेंडमेंट आप कभी भी पढ़ रहे हो ना, तो आपको ध्यान में रखना है कि अच्छा 74 अमेंडमेंट में क्या हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। 46 अमेंडमेंट में क्या हुआ था, 44 अमेंडमेंट में क्या हुआ था। आपको मैं बोल दे रहा हूं कि 73rd और 74 अमेंडमेंट किन चीज़ों से रिलेटेड है, इसको आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ठीक है, और जो लोग करेक्ट देंगे उनका मैं वहाँ पे लाइक कर दूंगा, जिससे पता चलेगा कि किन्होंने करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, तो इन चीज़ को ध्यान में रखें। तो 74th अमेंडमेंट क्या हो गया, आपको मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में 74 और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन का। 44th अमेंडमेंट आया था आपका क्या, जब इसके बाद क्या बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट में बहुत सारे चेंजेस हुए थे, उसके बाद फिर से रिकरेक्ट करने के लिए बहुत सारे जो जब गवर्नमेंट चेंज हुआ था तो 44th अमेंडमेंट में हुआ था। ठीक है, तो आपको थोड़ा आइडिया लगाने के लिए बोल दिया। बाकी ये ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है आपका। कहाँ पे डिस्कस है, आपको इमरजेंसी पढ़ाया वहाँ पे आपको 44th अमेंडमेंट कंप्लीट डिस्कस किए हैं और 42nd अमेंडमेंट। ठीक है,
ये भी डिस्कस किया कर दिया जा चुका है, बट फिर भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करें। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा वर्ड इंक्लूडेड नहीं था? कौन सा वर्ड इंक्लूडेड नहीं था? तो सॉवरेन इंक्लूडेड था, इक्वालिटी फ्रैटर्निटी इंक्लूडेड था, इंटीग्रिटी नहीं था। इंटीग्रिटी सेकुलर और सोशलिस्ट मेंशन नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन एडेड टू द प्रीएम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट से कौन कौन सा ऐड हुआ था? सोशलिस्ट और सेकुलर ऐड हुआ था। तो ये दो आपके आंसर देख लीजिए कौन सा होगा आपका, यहाँ से ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Consider the following statement in regard to preamble of the Constitution and select the correct one using the given below. The objective resolution by Jawaharlal Nehru finally become the preamble. मैं एक क्या ऑलरेडी बताया था आपको कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो 13 दिसंबर को जो पास किए थे 1946 में, वो आगे चल के आपका प्रीएम्बल का एक शक्ल लेता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन, इट इज नॉन जस्टिसिएबल। आपका जो प्रीएम्बल है ये जस्टिसिएबल नहीं है, तो ये क्या होगा, ये भी करेक्ट है। देखिए, आप अगर देखेंगे तो एज ए स्टैंडअलोन अगर आप बात करें प्रीएम्बल का, तो वो नॉन जस्टिसिएबल है। बट अब जो भी चीज़ें मेंशन है प्रीएम्बल में, वो कहीं ना कहीं आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो आपका वो पार्ट कहीं ना कहीं जस्टिसिएबल है। बट अगर आप प्रीएम्बल दिया हुआ रहेगा तो प्रीएम्बल नॉन जस्टिसिएबल है। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, इट कांट बी अमेंडेड, ये तो गलत है, क्योंकि प्रीएम्बल को तो कई बार अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट अभी मैंने आपको बताया, तो गलत ऑप्शन हो गया। प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। प्रीएम्बल कोई भी अगर आपको जो स्पेसिफिकेशन जो आर्टिकल मेंशन है उसको ओवरराइड नहीं कर सकता है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आप देख लें इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका 1, 2 एंड 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर एंड एश्योर ऑल इट्स सिटीजन। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का गोल है टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन क्या है? जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक, ये बिल्कुल सही, डीपीएसपी में आपको मेंशन है। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी सही है कि सबको जो है एक बराबर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये आपको मैंने ये भी बताया था, आर्टिकल 21। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यहीं से तो आर्टिकल 21 इतने इंपॉर्टेंट है कि इससे बहुत सारे राइट क्या करते हैं, निकलते हैं। ठीक है, तो आपको ये हो गए आर्टिकल 21। आपको जैसे आप रिकॉल करना है तो आर्टिकल 21 क्या है, तो राइट टू एजुकेशन। ठीक है, तो आप उन चीज़ों को आप वहाँ पे क्या करना है, रिकॉल करना है। जैसे अगर आपको मैं बोलूँ कि सोशल एंड इकोनॉमिक जैसे डीपीएसपी हो गया, अब आपको मैं बोल रहा हूँ कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो इसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ठीक है, फिलहाल के लिए चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑल द अबव ऑप्शन आर करेक्ट। अब ध्यान में रखें, आगे बढ़ते हैं। हु हैज टर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ए सेक्रेड डॉक्यूमेंट? सेक्रेड मतलब कि पवित्र ग्रंथ। किसने बोला कि एक पवित्र ग्रंथ है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था, तो इस चीज को ध्यान में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज बीन एडेड टू द प्रीएम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट? ऑलरेडी बता चुका हूं, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, तो आपका ऑप्शन 1 एंड 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये क्वेश्चन फिर से आपका रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर क्या था होगा, ये आपका 1, 2 एंड 4 होगा। फिर से क्वेश्चन जो करा रहे हैं वही रिपीट हो रहा है, तो ये आपको दोबारा नहीं करा रहा हूँ, आप ध्यान में रखें। इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1945 विच वर्ड वाज नॉट देवर? जब हम लोग 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किए थे, कब किए थे, अडॉप्ट किए थे, आपको ध्यान में रखना है। तो अडॉप्ट किए थे तो कौन सा वर्ड मेंशन नहीं था? इंटीग्रिटी मेंशन नहीं था, वर्ड नॉट इंटीग्रेटेड, तो इंटीग्रिटी मेंशन नहीं था। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका आंसर आप बता दें कौन सा होगा, 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? तो इंटीग्रिटी तो नहीं था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1, 2 एंड 3। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर एंड एश्योर ऑल इट्स सिटीजन। तो जो गोल है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आपका ऑल द अबव इसका करेक्ट होगा। इंडिया हैज पीपल सोवरेनिटी बिकॉज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द वर्ड। हम लोग सॉवरेन है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक सॉवरेन है। क्यों सॉवरेन है? क्योंकि वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमनली रिजॉल्व टू, जो आपको आगे का स्टेटमेंट तो होता है, जितना भी आपको कीवर्ड है वो आपको याद में रखना है। ठीक है,
तो आपका जो मेन सोर्स है ये कहाँ से आता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व्ड, ठीक है। तो आप देखेंगे कभी भी प्रीएम्बल को पढ़ेंगे तो ये चीज़ मेंशन होता है, तो यहीं से आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है पावर एनर्जी ड्रॉ करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Who among the following call the preamble of the Indian Constitution the horoscope of the sovereign democratic republic? सबसे पहले अगर कुछ लोग को होरोस्कोप नहीं पता होता है, होरोस्कोप एक बार आप जरूर से सर्च करें। होरोस्कोप क्या होता है कि आपके जो डिफरेंट डिफरेंट आई थिंक ग्रह और नक्षत्र कुछ होते हैं, उनसे उन चीज़ों का भाग्य खुलता है या पता नहीं क्या होता है। इफ़ यू बिलीव इन दिस तो आप उन चीज़ों को ध्यान लें। होरोस्कोप मतलब कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिनोट करने की कोशिश कर रहा है। तो होरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किसने बोला था, तो के एम मुंशी जी ने बोला था। बिल्कुल से ध्यान में रखें, यहाँ पे बी आर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू नहीं मारना है क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। The ideal and objective of the outlined in the preamble of the Indian Constitution have been further elaborated. तो जो आपका आउटलाइंड प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कहाँ पे आउटलाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो ये किस में मेंशन है आपका, सॉरी, तो देख लेते हैं किस में मेंशन है। फंडामेंटल राइट में बिल्कुल मेंशन है आपको डीपीएसपी बिल्कुल मेंशन है। और थर्ड ऑप्शन क्या है, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी तीनों है। और एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तो इसमें हम लोग ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ठीक है। अगर ये मल्टीपल चॉइस आंसर होता तो ए बी सी तीनों मारते हैं, ठीक है। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। मैं एक बात बता दूं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द प्रियम्बल फॉर्म द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एस आर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपका 1994 में जो केस हुआ था इसमें डिस्कस कराया। इसमें जो है आपका जो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना गया था। इसको चैलेंज किया गया था कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, जो कि एस आर बोमई केस में उसको फिर से एस्टेब्लिश कर दिया गया था। हालांकि जो केशवानंद भारती केस 1973 जो आया था, मैं यहाँ लिख दूं केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, कब है, 1973, 24 अप्रैल 1973, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये आपका 70th बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था केशवानंद भारती केस वाला। देखिए अभी तक के जो कोर्ट के तरफ से जो सबसे बड़ा और जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन को लेकर के जो हुआ है, आपका जो जजमेंट आया है वो है केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये आपको हर जगह मिलेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें भी एस्टेब्लिश कहीं ना कहीं किया गया था कि आपका प्रियम्बल जो है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बट एस आर बोमई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1994 में इसको वंस एंड फॉर ऑल इसको क्या कर दिया गया था, इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया था कि आपका जो प्रियम्बल है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये आपको कहीं पे अगर ऑप्शन आ जाता है कि तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये भी केशवानंद भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये आपको जब अमेंडमेंट करवाएंगे वहां पे डिस्कस करूंगा। प्रियम्बल टू द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, प्रियम्बल के बारे में पूछ रहा है कि क्या है, ठीक है। ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, ठीक है। प्रियम्बल के का कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल सही बात है। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, ठीक है। पहले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नो लीगल इफेक्ट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहले जो आप छांट सकते हैं छांट ले, ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज सम लीगल इफेक्ट एज अदर पार्ट, ठीक है, ये भी पढ़ लेते हैं। तीसरा पार्ट, ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, देखिए नो लीगल इफेक्ट तो है इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट, ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट, अगर आप बाकी पार्ट को अगर हटा दें तो आपका जो अगर प्रियम्बल बोले कि स्टैंड लोन, अगर वो एक तौर पे अगर केवल एक तरफा केवल हम प्रियम्बल को लेकर के जाएं
तो नॉन जस्टिसिएबल है, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। बट अगर आप कुछ उसको रिलेट करके देखेंगे तो वहां पे उसका लीगल इफेक्ट आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। देखिए यहां तक तो सेंटेंस करेक्ट है, बट ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इनिशियली ही बताया था कि क्या है कि जब हम बाकी सारे आर्टिकल के रेफरेंस में अगर प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी कहीं ना कहीं जस्टिसेबल है। बट अगर आप इंडिपेंडेंटली देखेंगे तो नॉन जस्टिसेबल है। इन जनरल है नॉन जस्टिसेबल है अगर आपको इसको इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट देखते हैं। ठीक है, आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। बहुत लोग यहाँ पे गलती करने के चांसेस रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं? तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में आपके टोटल 22 पार्ट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो जल्दी से इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सिटीजनशिप पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी देखिए यहाँ पे आप गलती करने का चांस हो जाता है। ये जो है 6A दिया हुआ है, जबकि फंडामेंटल ड्यूटी आपको किस में मेंशन है? 4A में मेंशन है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो ये आपका गलत पूछ हो गया है। पूछ क्या रहा है? नॉट करेक्टली मैच। तो नॉट करेक्टली मैच में आपका आंसर हो जाएगा सी। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनवेजाज द 3 टियर सिस्टम ऑफ द पंचायत। तो 3 टियर सिस्टम जो पंचायत के होते हैं ये आपको किस में मेंशन है? आपको पार्ट 9 में मेंशन है। ठीक है, तो 3 टियर सॉरी 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। 3 टियर में क्या होता है? जैसे पंचायत हो गया और उसके बाद हो गया आपका नगर पालिका। ठीक है, तो ये दोनों आपको मैंने बोला है आपको ऑलरेडी कि 73rd और 74th अमेंडमेंट कौन कौन सा है उसको आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी 73rd और आपका 74th अमेंडमेंट इसी दोनों से रिलेटेड है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not correctly matched? Citizenship part 2 of the Constitution, fundamental right part 3rd of the Constitution, ये सेम क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा? 4A। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नॉट करेक्टली मैच। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड। आपका पार्ट 16 में पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज से रिलेटेड है। तो ये आपका स्पेशल प्रोविजन ऑफ द सर्टेन क्लासेस है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके आर्टिकल कहां से कहां तक होते हैं ये भी मेंशन कर देता हूं। इसके आपके आर्टिकल हो जाते हैं आर्टिकल 330 से आर्टिकल 342। तो जो सर्टेन क्लासेस हैं स्पेशल प्रोविजन वो किस में मेंशन है? आर्टिकल 330, सॉरी 3030 लिख दिया, आई एम वेरी सॉरी। तो 330 से 342। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पार्ट सेकेंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट बिल्कुल गलत है। फंडामेंटल राइट किस में आते हैं? पार्ट 3rd में आते हैं। पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिया हुआ है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप किस में है? पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटी, बिल्कुल सही बात है। एंड पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें डीपीएसपी नहीं, डीपीएसपी का कौन सा पार्ट है? आपका पार्ट 4 में दिया हुआ है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट डिस्कशन कर दिया। तो इससे आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका आंसर सी निकल के आ रहा है। तो अभी तक मैंने घटना चक्र के बहुत सारे प्रॉब्लम करा दिए हैं, कंप्लीट डिस्कशन कराया, जिससे आपको आइडिया लगा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करना है, आपको रिविजन में इसको कैसे इन्फोर्स करना है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। ये आपका टेलीग्राम का लिंक हो गया है। तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किए हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें। जो क्लास हुआ है इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। और कोई भी आपको अगर डाउट होता है तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको रिजोल्यूशन दिया जाएगा। और जो भी क्लास होंगे इससे आपको जो फंडामेंटल पॉलिटी के जितने भी क्लास होंगे इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।